अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बी द बेस्ट का स्टार्ट बता दिया था। आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ द पोएम एंड व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम बाय द पोएट। नाउ हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट स्टैंजा. Now listen carefully and try to understand what is the message of the poet in the first stanza. Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. आपको पहले ही बता दिया है कि पोएट ने हर स्टैंजा में नेचर के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की है कि आपका पोजीशन, आपका मुकाम कुछ भी हो, आप अपना बेस्ट करें. तो इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट बिगिंस द पोएम बाय गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द नेचर. तो इसने नेचर से एग्जाम्पल देके हमको समझाया है कि इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल. देख लीजिए यहाँ पे तस्वीर, ये पाइन ट्री की तस्वीर है जो कि हमेशा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर होता है. ठीक है, ये देखिए आप, ये पाइन ट्री है जो कि क्या करता है, फॉरेस्ट बनाता है. यानी ये पाइन ट्री का ग्रुप जो है एक जंगल बनाता है, एक फॉरेस्ट बनाता है. बी अ स्क्रब इन द वैली. देखिए ये स्क्रब है. स्क्रब और बुश जो है सिमिलर होते हैं, छोटे छोटी झाड़ियाँ, छोटे छोटे घास. ठीक है, और ये देखिए ये स्क्रब है जो कि रिल के बिसाइड होते हैं, बाजू में होते हैं, साइड में होते हैं. ये लेक है, इसके साइड में ये स्क्रब्स होते हैं और ये रिल है, ये चश्मा है. ठीक है, ये तस्वीर आप देख के समझ सकते हैं, आपको एक इमेजिनरी सेंस मिल रहा है, एक ख़याली तसव्वुर मिल रहा है आपको कि किस तरह से पोएट ने नेचर के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की है कि वॉट एवर वी आर, वी डू आवर बेस्ट. So here the poet says that if you can't be a pine tree standing tall and elegant on the top of the hill, then it doesn't mean that you are not worthy enough to be the part of the forest. You can also be the best scrub in the valley beside the rill, making the valley beautiful. है ना. तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है कि अगर आप बड़े ऊंचे पाइन ट्री नहीं बन सकते हो जो कि जंगलों का हिस्सा होते हैं, जंगल बनाने में मदद करते हैं, तो आप जो है चश्मे, रिल के बाजू में स्क्रब बन जाओ जो कि वादी को क्या करती है, खूबसूरत बनाती है. यानी आप बड़े ही नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अहमियत नहीं है. छोटे भी आप हो तो आपकी अहमियत है. छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ खूबसूरती को बढ़ाती है. तो आप अगर स्क्रब भी बनते हैं, आपको छोटा मुकाम या छोटा काम भी मिलता है, तो आपका काम अहमियत का हामिल है. So here the poet is given the example of pine versus scrub. The tall pine trees may form large forest, but without a scrub by the side of the stream, the valley would lose its charm. तो यहाँ पे राइटर ने यही कहने की कोशिश की है कि भाई पाइन, बड़े ऊंचे दरख्त जो है फॉरेस्ट बनाने में मदद करते हैं, लेकिन अगर वादी में जो वादियाँ होती हैं और जो चश्मे होते हैं, जो झरने होते हैं, जो दरिया होती है, अगर उनके किनारे छोटी छोटी झाड़ियाँ ना हो तो वो अपनी खूबसूरती को खो देते हैं. तो यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है कि हर छोटा बड़ा काम एक अहमियत का हामिल है. आप अच्छे से काम करो, अपने आप को नोटिसेबल बनाओ. जिस तरह से यहाँ पर नेचर की मिसाल दी है कि हर छोटी छोटी चीज़ें आप खूबसूरती पैदा करती हैं, तो आपका एफ़र्ट जो है समाज में दूसरों के काम आना चाहिए. इस तरह से आप काम करो. सो एट लीस्ट बी द बेस्ट स्क्रब इफ़ नॉट अ पाइन ट्री. तो राइटर ने यही, पोएट ने यही कहने की कोशिश की है कि कम से कम आप स्क्रब बन जाओ. यानी कम से कम आप कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करो, कुछ ना कुछ काम करो, हाथ पे हाथ धरे मत रहो.
अगर आप पाइन ट्री नहीं बन सकते, वाकई हमारा ड्रीम होता है कि हम बड़े मुकाम को हासिल करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई उस मुकाम तक पहुंच सकता है। तो आपको जो काम मिल रहा है, जो पोजीशन मिल रही है, उसको बहुत अच्छे से करो, अपना बेस्ट एफर्ट डालो। और आखिरी लाइन मेरा पोएट कह रहा है कि ही बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री। अगर आप बुश बनो, आप क्या बनो, बी अ बुश, आप बुश बनो, इफ़ यू कांट बी अ ट्री, अगर आप ट्री नहीं बन सकते हो तो बुश बनो। तो यहाँ पे यही मिसाल है कि पाइन ट्री भी ट्री है, बड़ा ट्री है। अगर आप ट्री नहीं बन सकते हो तो आप स्क्रब बनो, यानी कि बुश बनो, लेकिन आप कुछ ना कुछ करो, अपने आप को जानो, अपनी अहमियत को समझो और एक समाज का हिस्सा बनो, एक काबिल हिस्सा बनो। तो आई होप आपको ये स्टैंज़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें राइमिंग वर्ड है हिल एंड रिल, ठीक है। तो ये एक राइमिंग वर्ड है यहाँ पे, हिल रिल। तो आपको राइमिंग स्कीम भी समझाई जाएगी कि किस तरह से राइम स्कीम हम तैयार करते हैं, वो आखिरी स्टैंज़ा में मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंज़ा था। सो इन द पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू giving us message that everything has worthy, हर एक की क्या होती है, काबिलियत होती है, तारीफ़ होती है, अपनी अहमियत होती है। तो हर चीज़ हमको क्या करना चाहिए, वी शुड डू आवर वर्क विथ बेस्ट एफर्ट। अब हम नेक्स्ट स्टैंज़ा देखते हैं बच्चों। In the next stanza, the poet is again saying here, if you can't be a bush, be a little bit of a grass. If you can't be a bush, be a bit of the grass. ठीक है। तो यहाँ पर राइटर ने पहले स्टैंजा को ही कंटिन्यूशन में किया है कि बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री, अगर आप ट्री नहीं बन सकते तो बुश बनो। देखिए यहाँ पर एक दूसरे से वर्सेस हो रहा है, यानी कॉन्ट्रास्ट में हम जा रहे हैं कि पाइन वर्सेस स्क्रब और बुश वर्सेस ट्री। अब बुश का वर्सेस है ग्रास। इफ़ यू कांट बी अ बुश, यानी अगर आप बुश भी नहीं बन सकते हो तो क्या बनो, बी अ बिट ऑफ ग्रास। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पहली तस्वीर है ये बुश और ट्री की है, देखो ये बुश और ट्री है। ये दूसरी तस्वीर जो है ये ग्रास की है, सारी ग्रास है। ये ग्रास जो है मेक द हाईवे हैप्पियर। ये मस्की और बास की तस्वीर है जो अगले इसमें आएगा कि इफ़ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ द ग्रास एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। इफ़ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बास, बट द liveliest bass in the lake। तो यहाँ इस स्टैंजा में पोएट ने फिर नेचर की एग्जाम्पल दी। तो यहाँ पे किसके वर्सेस हो रहा है, ग्रास वर्सेस बुश वर्सेस ग्रास एंड मस्की वर्सेस बास। तो यहाँ पर राइटर ने ये कहा है कि in the second stanza he again says that if you can't be a bush then be a bit of grass। अब ग्रास की अपनी अहमियत है, क्या अहमियत है, बिकॉज अ बिट ऑफ ग्रास along the highway can also make it prettier and happier, है ना। एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, या हाईवे हैप्पियर मीन्स हाईवे डज नॉट मेक हैप्पी, व्हाट मेक हैप्पी, ग्रास, द ब्यूटीफुल ग्रास मेक द हाईवे हैप्पियर, यानी ब्यूटीफुल, यानी यहाँ पर राइटर ने कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल किया है और मेटाफर का यूज़ किया है। यहाँ पे हर बड़ी चीज़ को किससे दी है, छोटी चीज़ के साथ उसने कॉरस्पॉन्डिंग की है, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट यही कह रहा है कि अगर आप
बुश नहीं बन सकते हो तो आप ग्रास बन जाओ, क्योंकि घास जो होती है, देखिए आप, ये हाईवे को क्या करती है, खूबसूरत बनाती है, प्रिटियर बनाती है, हैप्पियर बनाती है। यानी कि ऑन द वे व्हेन वी ड्राइव ऑन हाईवे वी लुक एट ग्रास, हम ग्रास पर देखते हैं, हम उसको देखते हैं, एंड वी फील हैप्पीनेस, हमको क्या अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है ना। तो ग्रास मेक्स अस हैप्पियर, हमको खुशी देती है। हाईवे भी ब्यूटीफुल नज़र आता है ना, जब हम देखते हैं ऊपर से चीज़ों को तो हर चीज़ ब्यूटीफुल नज़र आती है, क्योंकि छोटी छोटी घास हर जगह उगी होती है। तो इधर क्या कह रहा है पोएट, यही कह रहा है कि इफ़ यू कांट बी अ बुश देन बी अ बिट ऑफ ग्रास, बिकॉज अ बिट ऑफ ग्रास अलोंग द हाईवे कैन ऑल्सो मेक इट प्रिटियर एंड हैप्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसने दे दी कि अगर आप बुश नहीं बन सकते तो ग्रास बन जाओ, क्योंकि ग्रास की भी अपनी खूबसूरती होती है, वो हाईवे और रास्ते को खूबसूरत बनाता है। तो यहाँ बुश वर्सेस अ बिट ऑफ ग्रास का यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग था। उसके बाद अगली जो मिसाल इन्होंने दी है, यहाँ पे क्या दिए देखो, इफ़ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बास। देख लीजिए आप ये तस्वीर, ये है मस्की और ये है बास। मस्की जो है, देखो पोएट जो है अमेरिकन है, तो अमेरिका में जो मस्की फ़िश जो है बहुत प्रीशियस मानी जाती है, बड़ी महंगी होती है और इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन बास जो मच्छी है, वो मछली जो है वो फेवरेट है लोगों की। क्यों फेवरेट है, कि इजी टू कैच, पकड़ना आसान होता है और लोकल लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं और ये सस्ती होती है। तो यहाँ पे देख लो, बिग वन एंड स्मॉलर वन, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट किया है कि बड़ी चीज़ को पाना मुश्किल है लेकिन छोटी चीज़ को पाना आसान है, और लोग उसकी फेवरेट मतलब फेवरेट भी होते हैं ना, नोटिसेबल हो रहे हैं ना, ये चीज़ जो है क्या है, सस्ती है और आसानी से दस्तयाब है, तो लोगों की क्या बन गई है, फेवरेट बन गई है। तो यहाँ हमको ये मिसाल दे रहा है कि आपका काम छोटा हो या बड़ा हो, अगर छोटा काम बहुत अच्छे से करोगे तो आप लोगों के दिलों पे राज करोगे, है ना। लोगों की अगर मदद करोगे, लोगों के काम आओगे, तो आप दिलों पे राज करोगे, लोगों के फेवरेट बन जाओगे। तो यहाँ पर राइटर ने इसकी मिसाल दी है कि इफ़ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बास। क्या मतलब है इसका, कि इसने यहाँ पर फिर एक पॉइंट प्रूफ किया है, यानी द पोएट मूव्स टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ नेचर टू प्रूव हिज पॉइंट। ही सेज दैट इफ़ यू कांट बी अ मस्की, a relatively uncommon and rare water fish, है ना, देन बी अ बास। बास क्या है, एन ईडेबल फिश है, बट मेक श्योर दैट यू आर द लाइवलीस्ट बास इन द लेक। यहाँ पे लाइवलीस्ट बास का मतलब क्या है, कि आप नोटिसेबल बनो, है ना। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि यू हैव टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन that are noticeable, and for that you have to be the best in your respective field, no matter what you are। ठीक है, तो कुछ भी हो, आप कैसे भी हो, आप कोई भी मुकाम पर हो, आपको कोई भी काम दिया गया, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ऐसा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि लोग उसे देखें, सराहें, आपको नज़रअंदाज ना करें। तो बाज़ जो है लाइवलीस्ट होती है, ज़िंदा दिल, एक्टिव होती है। ठीक है, तो लोगों का ये अट्रैक्शन होती है और आसानी से पकड़ी जाती है और ज़्यादा महंगी नहीं होती, तो लोगों की फेवरेट भी है। लेकिन मस्की जो है वेरी प्रीशियस, यानी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, एंड हार्ड टू कैच, है ना। और दे आरंट फेवरेट ऑफ द लोकल, सो लोकल की फेवरेट भी नहीं है, क्योंकि उनकी पहुंच के बाहर हैं लोग, बड़े लोग जो इसको डेकोरेशन के लिए मतलब फ़िश पॉन्ड वगैरह में रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ मिसाल दी है कि बड़े और छोटे की मिसाल दी है कि वॉट एवर यू आर डू योर बेस्ट। इफ़ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बास, बट द लाइवलेस बास इन द लेक। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि इस स्टैंज़ा में भी पोएट ने सेम बात की है। आपको चारों स्टैंज़ा में वही बात मिलेगी, बस नेचर से आपको उसको कॉन्ट्रास्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड है ये है ग्रास बास। नाउ
हम आते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। तो इन द थर्ड स्टैंजा, आप ये हमारा थर्ड स्टैंजा देखेंगे। ये थर्ड स्टैंजा है। वी कांट ऑल बी कैप्टन्स। यहाँ पोएट ने क्या कहा है कि वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी क्रू। देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ us here. There is big work to do, and there is lesser to do, and the task you must do is the near. देख लीजिए, इस स्टैंजा में बहुत बड़ी बात कही है, यानी कि ये पूरे स्टैंजा के एक निचोड़ है, हमारे लिए एक बड़ा मैसेज है। क्या है यहाँ पर कि अगर आप कैप्टन नहीं बन सकते हो, ये है कैप्टन, आप देख सकते हो ये है कैप्टन यानी लीडर, ठीक है ना, जो लीड करता है। तो हर कोई कैप्टन नहीं बन सकता है, एक ही कैप्टन बनेगा, बाकी सबको क्या बनना पड़ेगा, क्रू। क्रू मतलब जो काम करते हैं, जो सारा ग्रुप, एक ग्रुप जो शिप पर काम करता है, ग्रुप बनाकर काम होता है, उसे क्रू कहते हैं। जो पूरा स्टाफ होता है उन सब का एक कैप्टन होता है, यानी कैप्टन जब शिप चलाता है तो कैप्टन रहनुमाई करता है, सारे क्रू उसके अंडर काम करते हैं। तो यहाँ पोएट कहने का मकसद ये है कि हर कोई कैप्टन नहीं बन सकता है, कोई एक कैप्टन बनेगा, बाकी सब उसके क्रू बनेंगे, यानी बाकी सब उसके स्टाफ मेंबर बनेंगे, ठीक है। और अगला क्या कह रहा है कि कुछ काम बड़े होते हैं ना, देयर इज़ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज़ लेसर टू डू। आप तस्वीर से समझ सकते हो कि बिग वर्क यानी बहुत से प्रोफेशन बड़े होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ये बड़े प्रोफेशंस है। तो यहाँ पे बड़े काम भी है एंड लेसर वर्क भी है। देखो ये लेसर वर्क की तस्वीर आप दिखा रहे, जैसे कि मैन होल साफ़ करने वाले, यानी गटर साफ़ करने वाले, जूते पॉलिश करने वाले, जूतों को मेंड करने वाले, है ना। तो यानी बहुत से छोटे छोटे काम ये है, जो स्वीपर्स होते हैं, ये छोटे काम हैं। तो ये दुनिया में, हमारे समाज में जो है, बड़े काम भी है और छोटे काम भी है। लेकिन पोएट ने यही कहा है कि एंड द टास्क यू मस्ट डू इज़ द नियर। इस लाइन का मतलब क्या है कि हर काम की आपको इम्पोर्टेंस जानना चाहिए, अशेम नहीं होना चाहिए। इज़ नियर मतलब डू योर बेस्ट, आपको अपना काम अच्छा करना चाहिए। विथ ग्रेट एफर्ट, बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के काम करना चाहिए, जो भी आपको काम मिले, ठीक है। तो अब हम ये स्टैंजा को अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने ये कहा है कि द पोएट वांट्स अस टू बी हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक। यानी यहाँ पोएट हमको ये कह रहा है कि आप खुश रहिए, आप पॉजिटिव वे में सोचिए, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव वे में सोचना, ठीक है। तो आपकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कि वो ये कह रहा है कि ही सीज दैट इफ़ वी कांट बी द कैप्टन ऑफ द शिप, अगर हम शिप के कैप्टन नहीं बन सकते हैं, देन वी कैन बी द क्रू, हम क्रू बन सकते हैं, हम स्टाफ बन सकते हैं, हम कैप्टन के अंदर काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अ कैप्टन अलोन कांट सेल थ्रू द सीज, कैप्टन अकेले जहाज को नहीं चला सकता है। ही वॉन्ट he wants us to know that there is always something for us, है ना, and we should be proud of whatever we are and whatever we do। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है कि देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, मतलब यानी हमारे लिए कुछ ना कुछ काम है। तो हमारे पास जो भी काम है उसे हमें समझना चाहिए और हमें उस पर वी शुड बी प्राउड ऑफ, हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए। क्या? कि वॉट एवर वी आर, हम जो कुछ भी हैं, एंड वॉट एवर वी डू, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए, ठीक है ना। तो ही एक्सप्लेन दैट इन दिस सोसाइटी एवरी वर्क हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड नो वर्क इज़ टू बी अशेम्ड ऑफ।
है ना। तो यहाँ पे जो थर्ड लाइन दी है ना, देयर इज़ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज़ लेसर टू डू। तो इस समाज में बहुत सारे काम हैं और हर काम की क्या है, इट्स ओन इम्पोर्टेंस है, अपनी उसकी खुद की अहमियत है। एंड नो वर्क इज़ टू बी अशेम, और कोई वर्क भी शर्मिंदगी के लायक नहीं है। हर काम की अपनी अहमियत है, चाहे वो बड़ा काम हो चाहे लेसर, लेसर यानी माइनर, अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, या छोटा काम हो। तो किसी काम से भी हमको शर्मिंदगी महसूस नहीं होना चाहिए। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज़ द नियर। एंड यहाँ पोएट क्या कह रहा है, सो ही असर्ट दैट वी शुड डू द टास्क विच इज़ एट हैंड rather than running towards bigger task। तो आप हमारे पास जो भी काम है, जो भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उसे कैसे करो, बी द बेस्ट, बेहतरीन करो। चाहे हमारे पास बड़ा काम आया हो चाहे हमारे पास छोटा काम आया हो, जो भी हमारे हाथ में है उस काम को बखूबी अंजाम दो। तो आई होप आपको ये स्टैंजा भी समझ में आया होगा कि अगेन द पोएट इज टेलिंग अस, बी हैप्पी एंड बी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स योर वर्क, डू बेस्ट वट एवर वर्क इज इन योर हैंड। ओके, तो यहाँ पे इस स्टैंजा में जो राइमिंग वर्ड है वो है हियर नियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड आए हैं राइमिंग स्कीम क्रू डू इतना राइमिंग नहीं बन रहा है, लेकिन हियर एंड नियर जो है बहुत परफेक्ट राइमिंग वर्ड है। तो अब यहाँ पे हम लास्ट स्टैंजा हम बच्चे पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट स्टैंजा है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट स्टैंजा हम देख लेते हैं बच्चे। इफ यू कांट बी अ हाईवे जस्ट बी अ ट्रेल, if you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. तो यहाँ पे फिर से वही बात, सेम आइडिया, सेम थिंकिंग, राइटर ने फिर नेचर के ज़रिए हमको समझाने की कोशिश की है। पहले हमने देखा कि कैप्टन वर्सेस क्रू था, अब यहाँ पर क्या है, हाईवे वर्सेस ट्रेल है और सन वर्सेस स्टार है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कॉन्ट्रास्ट दिया गया है, बिग वन एंड स्मॉलर वन कॉरस्पॉन्डिंग किया गया है। तो इस स्टैंजा में देखो ये है हाईवे, आप यहाँ देख सकते हो कि ग्रास किस तरह हाईवे को खूबसूरत बना रही है। ये है ट्रेल, ट्रेल यानी पगडंडी, जो जंगलों में छोटा रास्ता जाता है, ये है पगडंडी, ठीक है। ये है सन और ये है स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर ने फिर बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ के साथ कॉन्ट्रास्ट किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है, इफ़ यू कांट बी अ हाईवे, इन द लास्ट स्टैंजा ही सेज दैट इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन बी अ ट्रेल। ट्रेल मतलब अ नैरो पाथवे, एक छोटा पतला रास्ता जिसे हम पगडंडी कहते हैं। तो पगडंडी जो होती है बच्चों, वो जंगलों में होते हैं, जो ब्यूटीफुल साइट्स होते हैं वहाँ होते हैं, पहाड़ों पर होते हैं, जो जिसके रास्ते पे हम चलकर खूबसूरत खूबसूरत जगहों पर जाते हैं और नज़ारे करते हैं। तो यहाँ पे राइट पोएट ने यही कहा है कि सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द नेचर आर लेड बाय ट्रेल्स। कुदरत की बहुत खूबसूरत खूबसूरत हिस्से जो है वो किसके ज़रिए ऊपर जाते हैं, ट्रेल के ज़रिए जाते हैं। यानी हम वहाँ पैदल चल के या साइकिल पे हम जाते हैं और वो नज़ारों को हम देखते हैं। हर जगह हर रास्ते हाईवे नहीं पहुँचाते हैं, ट्रेल भी पहुँचाते हैं। पगडंडियों के ज़रिए हम छोटे छोटे नैरो रास्ते के ज़रिए जाते हैं, नॉट बाय द हाईवे, हम हाईवे के ज़रिए नहीं जाते हैं। तो हाईवे की अपनी अहमियत है और ट्रेल की अपनी अहमियत है, इम्पोर्टेंस और ब्यूटी है ना। तो यहाँ पे राइटर ने फिर कॉन्ट्रास्ट किया है कि हाईवे की अपनी इम्पोर्टेंस है, जो कि हमको कनेक्टेड टू द सिटीज़
कनेक्टेड टू द स्टेट करता है, लेकिन ट्रेल जो है कनेक्टेड टू द नेचर, नेचर के साथ हमको कनेक्ट करता है। ही फर्दर एड्स दैट इफ़ यू कांट बी द बिग सन, अगर आप एक बड़ा सूरज नहीं बन सकते हो, एक पावरफुल सूरज नहीं बन सकते हो, देन जस्ट बी अ ट्विंकलिंग स्टार, यानी टिमटिमाते हुए चमकते हुए स्टार बन जाओ। सूरज की अपनी तपिश, अपनी गर्मी, अपनी ब्राइटनेस होती है ना, लेकिन तारे की भी अपनी खूबसूरती होती है। वो ठंडक देता है, वो काले आसमान को चमका देता है, सिल्वर कलर कर देता है ना। तो सूरज की अपनी खूबसूरती है और तारों की अपनी खूबसूरती है। तो अगर आप सूरज की तरह गर्माहट नहीं दे सकते, तो आप तारों की तरह बनकर ठंडक दो। आगे बात समझ में? तो यहाँ पोएट ये कह रहा है कि साइज डजंट मैटर, साइज कोई मैटर नहीं करता। देखो यहाँ पे दिया है, इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल, यानी साइज मैटर नहीं करता है कि आप व्हेन इट्स कम टू विनिंग और फेलिंग, यानी आप बड़े हो तो आप जीत जाओगे और आप बहुत छोटे हो तो आप हार जाओगे। ये साइज से मैटर नहीं करता है, हार जीत जो है वो साइज पे मैटर नहीं होती है। तो योर सक्सेस विल डिपेंड ओनली ऑन हाउ वेल यू प्ले योर रोल। आपकी कामयाबी किस पर डिपेंड है? कि बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। इसका मतलब क्या है कि योर सक्सेस विल डिपेंड ओनली ऑन हाउ वेल यू प्ले रोल। आपकी कामयाबी किस पे मुनहसर है? कि आपने अपने किरदार को किस तरह निभाया है। आपकी किरदार, आपके काम को आपने किस तरह अंजाम दिया है, इस पे आपकी कामयाबी, आपकी विनिंग और फेलिंग जो है इस पे डिपेंड है, साइज़ पे डिपेंड नहीं है कि भाई आप बहुत बड़े बन जाओगे, अंबानी की तरह बन जाओगे तभी आपकी ज़िंदगी गुजरेगी, वरना आप छोटे मुकाम पर रहोगे, क्लर्क हो या कोई भी, मतलब कोई भी छोटे प्रोफेशन में हो, या आप किसी की नौकरी करते हो या किसी दुकान पर आप किसी के मुलाजिम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी ज़िंदगी गुजरेगी नहीं है, आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं। आप किसी को किसी से मुआवजा मत करो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। Here the poet is telling us again and again by giving example of nature, the big one and the smaller one. He is using here metaphor, and he is contrasting the thing of natures and the natures to explain us the psychology, the human psychology. अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हमको यही ह्यूमन साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा है कि इंसान कभी सोचता है काश में इतना होता तो ऐसा करता। तो आपको यही सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑप्टिमिस्टिक रहो। आपके पास जो कुछ भी है तो आप अपने रोल, अपने किरदार को, अपने काम को अच्छे से अंजाम दो। तो द पोएट कंक्लूड्स इन द पोएम दैट whatever your profession is, whatever your field is, do your best, be best with your work and get success by working hard. अंडरस्टूड? तो इस पोएम को आपने इंशाल्लाह अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट स्टैंजा में जो है बच्चों, यहाँ पर आपका राइम वर्ड है ट्रेल एंड फेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म हुई। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप इसे दोबारा पढ़ें, समझें, इसके वर्ड मीनिंग को जानें, ठीक है। थैंक यू।